हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ ले जेई पर। इस लेक्चर में हम लोग यार एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट का नाम होगा मोशन इन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन आप सभी लोगों ने नाम भी सुना होगा। अभी तक इस चैप्टर में हम पढ़ कर चुके हैं। अभी तक इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम मोशन इन वन डायमेंशन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इवन ग्राफ के थ्रू किसी भी पार्टिकल की मोशन की एक्सप्लेनेशन को समझ चुके हैं, है ना। अब धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट जैसे जैसे कवर करते जा रहे हैं, हमारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रेंज है वो भी बढ़ता जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन हम जो लेक्चर चैप्टर है उसके एंड में डिस्कस करेंगे आप लोगों से, राइट। इस पर्टिकुलर लेक्चर की डीपीपी आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगी और टेलीग्राम के चैनल पे भी मिल जाएगी, पढ़ ले जेई वाले टेलीग्राम चैनल पे, राइट। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए, पीपीटी चाहिए लेक्चर्स की, या आपको नोट्स चाहिए, या आप लोगों को क्वेश्चंस चाहिए इन फॉर्म ऑफ डीपीपी, तो आप पढ़ ले जेई के टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं, राइट। उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा, क्योंकि अब थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी। एक्चुअल में चेंज नहीं भी होंगी, आप ऐसा भी मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे मोशन इन प्लेन को एक्चुअली रिलेट करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। अरे हमने मोशन इन वन डायमेंशन पहले पढ़ा, हमने वेक्टर्स पहले पढ़ा, तो जो चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं सारी चीजों का यूज हमें यहाँ करना है। अब हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे चीजों को, पीछे वाली चीजों को आगे अपनी जो नए कॉन्सेप्ट है उनको सीखने में हेल्प लेंगे पीछे वाली चीजों की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को मोशन इन प्लेन से। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, प्लेन का नाम सुन के पहले एक लाइन में मोशन हो रही थी, उसको मोशन इन वन डायमेंशन कह रहे थे। अब वो लाइन ऐसे भी हो सकती थी और वो लाइन ऐसे भी हो सकती थी। अब मोशन इन प्लेन का मतलब है किसी प्लेन में पर्टिकुलर पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा होगा। ये बोर्ड है, दिस इज अ प्लेन एक्चुअली। तो इस प्लेन में कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो भैया उसे हम मोशन इन प्लेन कह देंगे। मतलब वो एक पर्टिकुलर एक ही डायमेंशन के अलोंग नहीं, वो दो डायमेंशन से बने हुए प्लेन में मूव करेगा, राइट। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता, आपने छिपकली देखी होगी चलती हुई, लिजर्ड वगैरह, है ना। मोशन इन प्लेन है, एक वॉल पे चलती है वो, है ना। अब वॉल नहीं होगी, लाइन होगी तो काफी दिक्कत हो जाएगी उसको चलने में। तो जो छिपकली की मोशन है दैट इज ऑल्सो मोशन इन प्लेन। खैर एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, मैं काम की बात पे आता हूँ। मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास है, ठीक है। दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, ठीक। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई। अब होता क्या यार, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ध्यान से समझने की कोशिश करना, कोई पार्टिकल है, लेट्स से वो पार्टिकल किसी टाइम t बराबर 0 पे जब हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं पार्टिकल को, वो यहाँ है, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दिस इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल है, उसकी लोकेशन जहां पे है कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, अपने रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, अपने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना। ओरिजिन से उस पार्टिकल की लोकेशन के लिए एक लाइन खींचो और तीर का निशान लगा दो, तो वो जो वेक्टर ड्रॉ किया है आपने, दैट वेक्टर रिप्रेजेंट्स अ पोजीशन वेक्टर। मतलब ये वेक्टर पोजीशन बता रहा है इस पर्टिकुलर पार्टिकल की, कि आप इस वेक्टर के अलोंग निकल जाओगे तो आपको ये पार्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, राइट। अब अगर इस पोजीशन वेक्टर को मैं आर वेक्टर नाम दे रहा हूं, ठीक है। क्या नाम दे रहा हूं बेटा? आर वेक्टर नाम दे रहा हूं। कंपोनेंट वोम्पोनेंट हम सभी ने पढ़े हुए हैं, ठीक। तो मैं कह सकता हूं कि आर वेक्टर जो है ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? एक तो भैया इसका कंपोनेंट ये वाला होगा और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर ये वाला होगा। बात समझ में आई, ठीक है। मतलब एक तो आर का कंपोनेंट एक्स वाला होगा और एक आर का कंपोनेंट वाई वाला होगा। अरे इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो ये है क्या, और इसके दो कंपोनेंट ये है क्या। अगर मैं यहां थीटा लेता हूं तो ये आर कॉस थीटा या आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेन में आप क्या कर सकते हो, एक्चुअल में किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वन डायमेंशन में तोड़ सकते हो। अरे मोशन इन वन डायमेंशन तो सबने पढ़ा हुआ है, और मोशन इन वन डायमेंशन का अगर कोई भी सवाल दो तो कर दोगे। तो ये भी बेटा मोशन इन वन डायमेंशन के ही सवाल है, बस यहां पे दो मोशन इन वन डायमेंशन एक साथ हो रही हैं और वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही हैं। किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है, और उन्हीं दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अलोंग अपन किसी भी मोशन इन प्लेन को स्टडी करने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे केसेस और बहुत सारे मैथ्स, बहुत सारी मैथ्स
इस पर्टिकुलर लेक्चर में अपन लोग पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल का आपने नाम सुना होगा, राइट। ऐसे ही मान लो अगर इस पार्टिकल को मैं जो यहां पे आर वेक्टर वाले पोजीशन वेक्टर पे रखा हुआ है, मतलब इस दूरी पे रखा हुआ है, अगर मैं इसको कोई वेलोसिटी दे दूं किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस वेलोसिटी के भी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट किए जा सकते हैं। अब हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से ये सीख चुके हैं कि वन डायमेंशन में मोशन के सवाल को कैसे सॉल्व करना है। अब यहां जो हम पढ़ेंगे दैट विल ऑल्सो बी टू मोशन इन वन डायमेंशन, जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। दो मोशन वन डायमेंशन में एक साथ क्या कर रही होंगी, एक साथ हो रही होंगी, और उन्हीं का वेक्टर सम होगा ये मोशन इन प्लेन। छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कहानी को, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं मोशन इन प्लेन में। हम मोशन इन प्लेन में ब्रेक करने वाले हैं मोशन इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, यानी कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन डायमेंशन मोशन। क्या है बेटा मोशन इन प्लेन? मोशन इन प्लेन कुछ भी नहीं है, दो अलग अलग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमेंशंस में वन डायमेंशंस में मोशन है। दो वन डायमेंशन के मोशन को जोड़ने वाले हैं, बस उसका वेक्टर सम करने वाले हैं, मोशन इन प्लेन बन गया। इसका सबसे 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 बेहतरीन एग्जांपल और सबसे ज्यादा काम का एग्जांपल, सबसे ज्यादा सवाल जहां से पूछा जाता है और सबसे ज्यादा बच्चों को जहां पे दिक्कत आती है, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? अब इसका ब्रेकअप करने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए बेटा अपने पास में ऐसा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब यार मोशन को डिफाइन करने के लिए ना ऑब्जर्वर को डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब बातें आपको पहले से पता है, राइट, कि मोशन को डिफाइन करने के लिए ऑब्जर्वर को डिफाइन करना भी उतना ही जरूरी है जितना आप पार्टिकली मोशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये अपना क्या हो गया बेटा, ओरिजिन हो गया। मैंने एक काम किया, क्या काम किया? मैंने ना ओरिजिन से किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी यू दे दी किसी एंगल थीटा पे, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल ऐसे 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 जाके यहाँ गिर जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएंगे, अभी तो बस कहानी स्टार्ट हुई है, राइट, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो एक्चुअल में हुआ क्या, मैं किसी भी पार्टिकल को अगर हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल है, किसी थीटा एंगल पे फेंकूंगा तो उसका पाथ यही होने वाला होगा, अबे यही होने वाला होगा, अबे यही होने वाला होगा, ठीक है। कोशिश करके देख लो, कोई भी चीज उसको बस ऐसे फेंक दो, कोई भी चीज उसको ऐसे फेंक दो, यही होगा। देखो जैसे मैं आई कैन नॉट थ्रो मैनी थिंग्स राइट हियर, बट हाँ ठीक है, मैं कोशिश कर लेता हूँ इस पेन को फेंक दूं, उठाना भी मुझे ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ठीक। अगर मैं इस पेन को हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे फेंकूंगा तो आप इसकी मोशन को देखना, यही थी मोशन इसकी, है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो भाई साहब ये जो मोशन इस पार्टिकल ने की है ना, इस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और अब हमें इसी मोशन का एनालिसिस करना है, पूरे लेक्चर में यही मोशन पढ़नी है, फिर इसके केसेस देखने, ठीक है। अगर किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ फेंका जाए, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी भी एंगल पे फेंका जाए, तो उसका जो पाथ होता है उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये जो पाथ है ना, इसको हम कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे केसेस आएंगे डिफरेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पे हम जिस प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, मतलब जिस लेवल से हमने फेंका है वो लैंड भी उसी लेवल पे किया है, गिरा भी उसी लेवल पे। देख लो, जिस लेवल से हमने फेंका है उसी लेवल पे वो आके गिरा है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है ध्यान रखने वाली, कि हम ना ये जो प्रोजेक्टाइल है इसको अर्थ की सरफेस के नियर ही फेंक रहे हैं, बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं फेंक रहे हैं। अर्थ से बहुत ज्यादा ऊपर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो चेंज हो जाता है, आप सभी लोगों को पता है। हम इसे सारा का सारा जो काम कर रहे हैं वो अर्थ की सरफेस के नियर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर मोशन को ना दो पार्ट में तोड़ना है, ये एक्स और वाई डायरेक्शन में। क्योंकि यार ये जो मोशन हो रही है ये एक प्लेन में मोशन है। किस में मोशन है? एक प्लेन में मोशन है। ये वन लाइन तो नहीं है, दिस इज नॉट अ वन लाइन, दिस इज नॉट वन डायमेंशन। या आगे भी गया है किसी भी इंस्टेंट पे और ऊपर भी चढ़ रहा है,
ठीक है। इनिशियली तो यहाँ पे था, जैसे मान लो किसी थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे पहुंचा, तो देखो ये आगे भी बढ़ा और ये ऊपर भी चढ़ा, यहाँ पहुंचा तो आगे भी बढ़ा, ये ऊपर भी चढ़ा, यहाँ पहुंचा तो ये आगे भी बढ़ा और ऊपर भी चढ़ा, यहाँ पहुंचा तो आगे भी बढ़ा, ऊपर भी चढ़ा, ठीक है। तो हर एक इंस्टेंट पे ये आगे भी बढ़ता जा रहा है और ये ऊपर भी चढ़ता जा रहा है। तो दो अलग अलग वन डायमेंशन है, जो वन डायमेंशन मोशन से जो एक साथ हो रही हैं, उन्हीं का रिजल्टेंट है ये, उन्हीं दो वन डायमेंशन मोशंस की रिजल्टेंट मोशन है ये, ठीक है, क्लियर है। तो हम इस मोशन का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, हम इस मोशन को दो पार्ट में तोड़ देंगे, एक तो एक्स में और एक वाई में, ठीक है, और सारे पैरामीटर्स को लिख लेंगे। उसके बाद हम इस मोशन को और अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इनिशियल वेलोसिटी बताओ एक्स डायरेक्शन में, और मैं कहूं कि इनिशियल वेलोसिटी बताओ वाई डायरेक्शन में, ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि एक्सेलरेशन बताओ एक्स डायरेक्शन में, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि एक्सेलरेशन बताओ वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं क्या करता हूं बेटा, जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर पार्टिकल को ऐसे थीटा एंगल पे फेंकता हूं, इनिशियली मैंने इस पार्टिकल को वेलोसिटी दी थी u, t बराबर 0 पे, तो इस u का इधर कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा इनिशियली, और इधर कंपोनेंट आ जाएगा u sin थीटा। मानते हो ना ये बात, तो क्या आ जाएगा बेटा u sin थीटा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमें, ध्यान से सुनना, ये है इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये है इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो हमने लिख दिया कि एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की u cos थीटा, वाई डायरेक्शन में u sin थीटा। अरे भाई, इन दोनों का ही वेक्टर सम है ये मोशन। किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी एक मोमेंट पे अगर आप इनका वेक्टर सम करोगे ना, तो ये अपने आप ही यही मोशन आएगी अपने पास, क्योंकि एक्स और वाई में एक साथ क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है पार्टिकल की, और एक्स और वाई में उसके पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। एक्स और वाई एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और हम किसी भी वेक्टर को दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं। अब हमारा अधिकार है, हम वेक्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है पहले ये देख लेते हैं। देखो, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो इसको पॉजिटिव लिखा है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव लिखा है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है भाई, आपने जब पार्टिकल को फेंक दिया, आपके हाथ से निकल गया ना, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तब आएगा जब कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगेगा उस पे, बॉडी पे एक्सेलरेशन कब आता है, जब आप कोई फोर्स अप्लाई करती हो, तो सबको पता है। अब एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा बॉडी पे, आपने छोड़ दिया, हाथ से निकलने के बाद उसके पास एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। एक्स डायरेक्शन में फोर्स तब होगा जब उड़ती बॉल पे आप एक थप्पड़ मार दो तो वो और आगे चली जाएगी, ठीक है, और एक्सेलरेट हो जाएगा एक्स डायरेक्शन। बट देयर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। लग रहा है क्या कोई फोर्स इस पे एक्स डायरेक्शन में? बॉल को आपने जब फेंका तो है कोई ऐसी चीज जो एक्स डायरेक्शन में खींच रही है उसको? एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया हुआ है हमने यहाँ पे, ठीक है। जब आपने फेंका बॉल को तो ऐसी कोई चीज है जो एक्स डायरेक्शन में बॉल को खींच रही है? नहीं। लेकिन ऐसी चीज जरूर है जो वाई डायरेक्शन में बॉल को खींच रही है। कौन है वो चीज? ग्रेविटी। अर्थ बेटा सारी चीजों को नीचे खींचती है, सारी चीजों पे नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, सारी चीजों को नीचे की तरफ क्या करती है? खींचने का प्रयास करती है, सब पे नीचे फोर्स लगाती है ना। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है बॉल के ऊपर, क्योंकि अर्थ नीचे है। आप किसी भी बॉल को हवा में फेंको, कैसे भी एंगल पे फेंको, किसी भी इंक्लिनेशन पे फेंको और किसी भी ओरिएंटेशन पे फेंको, मैं किसी पेन को ऐसे फेंक रहा हूं तो भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है जी, अगर मैं इसको सीधा फेंक रहा हूं तो भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है जी, मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं तो भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है जी। हर एक बॉडी जो मूव करने की कोशिश करेगी किसी प्लेन में, उसके ऊपर वाई डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा जी, और वो होगा नीचे की तरफ। अब ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन लगा जी और ये लग रहा है नीचे की तरफ। मैंने इसको दिखा दिया भाई, क्योंकि इसको हम नेगेटिव लेने वाले हैं। ऊपर वाले वेक्टर्स पॉजिटिव, नीचे वाले वेक्टर्स नेगेटिव। सेम कहानी में चलाने वाला हूं जो हम शुरुआत से चलाते हुए हैं, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में हमें पता चल गया कि यार जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है वो ux है, वाई डायरेक्शन में uy है। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 रहेगा हमेशा, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g रहेगा नीचे की तरफ, जिसे हम नेगेटिव दिखाएंगे, ठीक है। ये चार चीजों पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। ये दिस होल चैप्टर इज बेस्ड अपॉन दीज 4 थिंग्स, ठीक, क्लियर। अच्छा देखना ध्यान से। अब इसमें सर हमें पूछा क्या क्या जा सकता है? कुछ चीजें पूछी जा सकती है। क्या क्या?
कि जब आप इसे u स्पीड से फेंकोगे तो ये हॉरिजॉन्टली जहां जिस पॉइंट से फेंका है उसी सेम लेवल के पॉइंट पे x डायरेक्शन में कितनी दूरी चलेगा, इसे कहेंगे हम रेंज। क्या कहेंगे? रेंज। रेंज का मतलब क्या है कि किसी एक लेवल से फेंका, सेम उसी लेवल पे अगर ये आया, ठीक है, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड से फेंका आपने किसी स्पीड से, u स्पीड से, तो कितनी दूरी जाके गिरेगा, ठीक है, कितनी दूरी जाके गिरेगा। अब ये कॉन्सेप्ट ना लड़ाई वड़ाई जब होती है, वॉर जब होती है, तो बहुत काम आता है। कैसे काम आता है वॉर के टाइम में? कि मान लो मेरे को पता है कि जो हॉरिजॉन्टल दूरी है किसी दुश्मन की, वो मेरे को समझ में आ रही है इतना, लेट से x मीटर है। तो मेरे को जब तोप वोप या ऐसे सेट करना होगा ना, कोई कैनन वगैरह, तो मैं ऐसे सेट करूंगा कि मेरी प्रोजेक्टाइल की नॉलेज इतनी तगड़ी होनी चाहिए। आजकल तो वो अपने आप ही जो मशीन्स आती हैं, जो आर्टिलरीज आती है और जो ये बहुत एडवांस वेपन आते हैं, उनमें ऑलरेडी फिक्स कर सकते हो आप कि टारगेट की वो डिस्टेंस अपने आप नाप लेता है लेजर से, और फिर बोलता है कि इसको ऐसे 37 डिग्री एंगल पे चला दो, अपने आप टारगेट पे जाके गिरेगी। अब वही चीज हमको यहाँ पढ़नी है, ठीक है। अब आप सभी लोगों को पता होगा मतलब लियोनेल मेसी आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, है ना, रोनाल्डो आपने नाम सुना होगा, ये इतने अच्छे गोल स्कोरर्स हैं। तो ये एक्चुअल में इनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होने के साथ बहुत अच्छी नॉलेज है इस चीज की। दे कैन सेंस एक्चुअली कि किस एंगल पे मारनी है बॉल को कि वो गोल में चली जाए, बाकी लोगों को बीट करते हुए, राइट। अब ऑब्वियसली एक स्किल भी है उनके पास में, टेक्निकल एबिलिटी भी है, प्रैक्टिस भी बहुत करते हैं, लेकिन इसका भी थोड़ा बहुत सेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। उसके अलावा अभी हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को आप जानते होंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें अपन लोगों को करनी है कि कितने एंगल पे कैसे क्या काम करेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल अगर मुझे दूरी देनी है किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को, तो u स्पीड से फेंकने पे उसकी हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी होगी, रेंज, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, कितनी होगी, इस पे चर्चा करेंगे। मैक्सिमम कितनी ऊंचाई पे वो जा सकता है, इसकी चर्चा करेंगे, इसको हम कहेंगे एच मैक्स। और कितने टाइम में जब फेंका और जब वापस आया, मतलब कितने टाइम में फेंका और कितने टाइम में वापस उसी प्लेन में आ गया या उसी रेफरेंस लेवल पे आ गया, जिसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। तो यहां भी टाइम ऑफ फ्लाइट है, सिर्फ यहां नहीं था, यहां फेंका था ऊपर गया था नीचे आ गया, 2u/g, याद होगा, सेम ही फॉर्मूला यहां आएगा, कुछ भी नहीं है, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी ही है एक तरह से, ठीक है, समझ में आ गया। तो तीन चीजों की हमें चर्चा करनी है, जितने टाइम ये पार्टिकल हवा में रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूर जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी ऊंचाई पे जाएगा अगर u स्पीड से फेंक रहे तो, ठीक है। अब इसका एक ठंडा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। सर ये ठंडा एनालिसिस क्या होता है? मतलब एकदम कोल्ड एनालिसिस, बिल्कुल बेसिक एनालिसिस, कि जब आप किसी पार्टिकल को मान लीजिए ऐसे फेंक रहे हो, दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। आपने क्या किया, एक पार्टिकल लिया, उसको u वेलोसिटी दे दी और यहां से थीटा एंगल पे, और आपने उसको फेंक दिया थीटा एंगल पे देके, तो ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब कुछ छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। ये एक्चुअल में ना, जब आपने जैसे इसको वेलोसिटी u दी, तो यार ये दो पर्टिकुलर वन डायमेंशंस का वेक्टर सम है। कौन से? एक तो पार्टिकल के पास आपने वेलोसिटी y डायरेक्शन में दी है uy, और एक आपने पार्टिकल को वेलोसिटी दी है x डायरेक्शन में ux, ठीक है। अब यहां होगा क्या क्या, uy और ux की वैल्यू पता है ना आपको सभी लोगों को, मैं लिख के बता देता हूं। दिस इज uy इनिशियली, दिस इज ux, ठीक है। और वी नो इट क्वाइट वेल कि ux इज u cos थीटा एंड uy इज u sin थीटा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। भाई आपने क्या किया, जैसे पार्टिकल को ऊपर फेंका, तो आपको अब इस पूरी मोशन को दो अलग अलग पार्ट में बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना है, मतलब एक ही साथ स्टडी नहीं करना है, दो अलग अलग पार्ट में करना है। इस पूरी मोशन को अगर हम एक ही मोशन कंसीडर करके स्टडी करेंगे ना बेटा, तो अपने फेल हो जाएंगे अपन बहुत नेक्स्ट लेवल पे, ठीक, बहुत ज्यादा बुरी तरह फेल हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास एक इजियर तरीका है, हम इस मोशन को स्टडी कर सकते हैं। कैसे स्टडी कर सकते हैं? जो हमने वन डायमेंशन मोशन पढ़ी उसी के बेस पे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सोच के देखो कि अगर आपने किसी थीटा एंगल पे किसी पार्टिकल को वेलोसिटी दी, तो उस पार्टिकल के पास x में भी वेलोसिटी है, y में भी। अब y की वेलोसिटी का एनालिसिस करते हैं। अगर आपने किसी पार्टिकल को, अब देख अलग अलग एनालिसिस करना है, x की मोशन का y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y की मोशन का x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा उनका एक दूसरे के पैरामीटर्स का, एक दूसरे पे, ठीक है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
तो हमने क्या किया, हमने काम किया, क्या काम किया, सुनना जरा ध्यान से प्यार से, कि अगर हम किसी पार्टिकल को, अब भूल जाओ कि आपने किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पे वेलोसिटी दी, नहीं, हमने दो पार्ट कर लिए, अब इन दोनों को अलग अलग हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो पहला जो मोशन है पार्टिकल का वो हो रहा है वाई डायरेक्शन में, उसको वेलोसिटी दे दी और एक्सेलरेशन जो है वाई डायरेक्शन में वो नीचे की तरफ है जी, ठीक है, ठीक है। अगर किसी पार्टिकल को आप वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हो, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, तो वो पार्टिकल क्या करेगा, उसकी स्पीड घटेगी 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 घटेगी, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, जीरो होगी और वापस आ जाएगा। यही करता है कोई पार्टिकल। अगर किसी पार्टिकल को आप वाई डायरेक्शन में फेंकते हो तो उसकी स्पीड घटते 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 जीरो होती है और वापस नीचे आ जाता है। जितनी स्पीड से फेंका है उतनी से ही नीचे आएगा क्या, ये बात भी पक्की। अगर उसकी स्पीड ui है तो ui से ही इस सेम पॉइंट पे नीचे आएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हमें समझना ही नहीं है कि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, हमें तो इसको दो अलग अलग परपेंडिकुलर डायरेक्शन की मोशन में तोड़ लेना है और उनका वेक्टर सम कर देना है। क्या कारण है कि हमने आपको वेक्टर पहले पढ़ाया, क्या कारण है कि हमने आपको मोशन इन वन डायमेंशन पहले पढ़ाया, क्योंकि इन दोनों का यूज करके आप इतनी कॉम्प्लेक्स मोशन को बड़े प्यार से समझ सकते हो, बहुत प्यार से, ठीक है। तो हमने कहा कि यार ये मोशन है ही नहीं सर, इसको आप एक काम करो, एक ना पर्दा लगा दो, एक लाइन खींच दो कि इसके अलग दुनिया अलग है, उसके अलग, इसके उस तरफ दुनिया अलग है। तो हमें तो उस तरफ की दुनिया को समझना है, इस तरफ की दुनिया अपने आप समझ में आ जाएगी, क्योंकि उस तरफ की दुनिया का ही वेक्टर सम है इस तरफ की दुनिया, ठीक है। हाँ खैर, लाइन मुझे सीधी खींचनी चाहिए, नाउ आई एम रियलाइजिंग कि सीधी नहीं है मेरी लाइन, और सीधी खींच भी नहीं पाऊंगा बिकॉज आई एम टू बैड एट। चलो देखते हैं आज कितना टाइम लगता है सीधी लाइन खींचने में। सीधी तो अभी भी नहीं है, बट ठीक है यार, काम चल जाएगा। हाँ अब खींच सकता हूं मैं, अगर इधर खड़ा होऊंगा तो, है ना। नाउ आई थिंक आई कैन। हाँ थैंक गॉड, थोड़ी थोड़ी सीधी है, ठीक है। तो इस तरफ की दुनिया का एनालिसिस करते हैं। तो कोई पार्टिकल उसको वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी, वो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, नीचे आ जाएगा, सब पड़ा हुआ है वन डायमेंशन में, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, एक पार्टिकल है, उसको आपने एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दी और उस पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 0, तो पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेशन है नहीं, बस वेलोसिटी है कांस्टेंट, तो चलता चला जाएगा, बस आगे चलता चला जाएगा, 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 बस काम हो गया। तो आगे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। आपने वेलोसिटी दे दी, एक्सेलरेशन है नहीं, एक्सेलरेशन चेंज कर सकता था वेलोसिटी को, बट यहाँ एक्सेलरेशन है नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में बस चलता चला जाएगा। अब किसी भी एक इंस्टेंट पे आप देखोगे, किसी भी एक इंस्टेंट पे, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो है कांस्टेंट, लेकिन वाई डायरेक्शन की चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, यहाँ पे ui थी, फिर घटी 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 जीरो हो गई, फिर बड़ी 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 नीचे आके वापस ui हो गई। तो चेंज जो हो रहा है वेलोसिटी में वो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब किसी एक इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर मोशन को, ध्यान से सुनना, तो यार देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ux तो सेम ही रहेगा, u cos थीटा चेंज ही नहीं होगा, y कंपोनेंट चेंज होगा। सिर्फ क्या होगा, y कंपोनेंट चेंज होगा, और y कंपोनेंट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा y कंपोनेंट घटता रहेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा। तो यहाँ पे अभी ux है, uy है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ux तो सेम रहेगा लेकिन uy थोड़ा कम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ux तो सेम ही रहेगा, ux तो हमेशा सेम रहेगा, uy बिल्कुल और कम हो जाएगा। जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा पार्टिकल, क्योंकि इन दोनों का ही तो वेक्टर सम है, तो ui जीरो हो जाएगा, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, सिर्फ ux बचेगा। फिर उसके बाद डायरेक्शन पलटेगी वेलोसिटी की, नीचे की तरफ हो जाएगी, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो एज इट इज रहेगी, बट y डायरेक्शन की अब नीचे की तरफ बढ़ने लगेगी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ने लगेगी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ने लगेगी। अब x डायरेक्शन की तो सेम ही है वेलोसिटी, राइट। y डायरेक्शन की वेलोसिटी जिस मोमेंट पे ये वापस उसी लाइन में आ जाएगा, उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहां से फेंका है, देखो यहां से फेंका था और उसी पॉइंट पे आ गया, मतलब y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वेलोसिटी वापस उतनी हो जाएगी जितनी से फेंका था, और ux तो चेंज हुआ ही नहीं, ux तो चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है। तो वेलोसिटीज में क्या क्या चेंज है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, y डायरेक्शन की वेलोसिटी घटती है, घटती है, घटती है, घटती है, घटती है, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे जीरो होती है,
एंड देन बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और वापस ui हो जाती है जिस पॉइंट पे वो लैंड करता है ग्राउंड पे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। ठीक, यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई सभी लोगों को? कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो एक्चुअल में x और y दो अलग अलग म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मोशन है जिसको हम लोगों को स्टडी करना है। और अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज और मैक्सिमम हाइट, इन सब छोटे छोटे पैरामीटर्स की बात मेरे हिसाब से कर सकते हैं। क्या बोलते हो? कर लें बात? समझ में आ गया होगा यहां तक तो हो क्या रहा है? ठीक है, क्लियर है? चलो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। ठीक है, अलग अलग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। ठीक, हेडिंग डालेंगे सभी लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? यू स्पीड दिया आपने किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पे, आपसे पूछा जा रहा है कि ये पार्टिकल कितने टाइम हवा में रहा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अब याद रख लेना ये चीज़, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। हमेशा वाई डायरेक्शन की मोशन को कंसीडर करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? हमेशा वाई डायरेक्शन की मोशन को कंसीडर करते हैं। पहले हम एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे तो यू कॉस थीटा आ जाएगी, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे तो यू साइन थीटा आ जाएगी। बार बार मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन माइनस जी है, नीचे की तरफ है, नीचे वाले वेक्टर्स को नेगेटिव ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है जितने टाइम ये हवा में रहा। ठीक है, इसको कैपिटल टी से दिखा देते हैं, जितने टाइम ये हवा में रहा, यही टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब। बिल्कुल सर, यही है, पहले भी हमें यही पता था। ठीक, 2u/g याद होगा, 2u/g, u/g जाने में, u/g आने में। ठीक, अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है आफ्टर इट हैज ट्रेवल टाइम ऑफ फ्लाइट इट्स वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज 0। इस पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है जब ये पार्टिकल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम में हवा में रह चुका है। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि कितने टाइम ये हवा में रहा। अब मैं तो सिर्फ वाई डायरेक्शन की मोशन को देख रहा हूं। ये देखो y बराबर 0 से इसको फेंका गया x, 0 y, 0 यहाँ पे, और इसकी मोशन जो है यहाँ पे फाइनल जब ये पहुंचा तो y बराबर 0। अरे x डायरेक्ट x प्लेन में आ गया, x वाली लाइन में आ गया तो y 0 हो गया ना इसका। तो ये ऐसे गया और ऐसे जाके कहीं टिक गया, लेकिन इसका y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 है। इट हैज ट्रेवल्ड नो डिस्टेंस, सॉरी नो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। डिस्टेंस तो ट्रेवल करी होगी, डिस्प्लेसमेंट 0 इसका। जब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ये टाइम हवा में रह चुका है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम ये ट्रेवल कर चुका है, तब इसका y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 है। ये बात तो समझ में आ रही होगी। जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं y डायरेक्शन में y। अब हमें इंडिपेंडेंट वो मोशंस को बेटा लिखना है, पता है ना। मैं y डायरेक्शन में मोशन की सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूं, मुझे x में अलग लगानी, y में अलग लगानी है। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट और दोनों का वेक्टर सम होगी ये मोशन। तो y डायरेक्शन में मैंने लगाया y इज इक्वल्स टू u/t, ठीक है, प्लस हाफ a/t²। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं यहाँ वैल्यू डाल रहा हूं तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम पे टोटल अगर टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम ये चल चुका है, मतलब ये वापस ग्राउंड पे आ गया, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 0, u/y की वैल्यू है u साइन थीटा t, ठीक है, प्लस हाफ माइनस जी a/y की वैल्यू, सब कुछ लिखा हुआ है, इंटू t²। अब t की एक तो वैल्यू आ गई 0, ठीक है, इसको इधर ले आओ ना, तो t से t, एक t की वैल्यू 0 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू आ जाएगी t की 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, क्लियर है। तो t बराबर 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अपने पास में 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, या इसको हम u साइन थीटा को uy भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स uy अपॉन g। देख लो ध्यान से जरा, अगर किसी को समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, तो बिल्कुल देख सकते हो भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, यहाँ तक की आ रही होगी ना समझ में, ठीक से, बढ़िया से एकदम। चलो देखो जरा ध्यान से बेटा, मेरी बात को सुनना, कि जब हम किसी पार्टिकल को
किसी पार्टिकल को u स्पीड से, मतलब y डायरेक्शन की स्पीड अगर पार्टिकल की u रखते थे तो उसको टाइम लगता था 2u/g। y डायरेक्शन में वेलोसिटी देते थे। टाइम ऑफ फ्लाइट y डायरेक्शन के ही कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, पहली चीज। अगर हम किसी पार्टिकल को u स्पीड से फेंक रहे हैं, u वेलोसिटी दे रहे हैं थीटा एंगल पे, तब भी उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy/g ही आ रहा है कि y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना उस पर डिपेंड कर रहा है। हर बार जब हम किसी भी चीज को फेंकेंगे तो उस बॉडी का हवा में रहने का समय सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन के कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा वेलोसिटी के। x डायरेक्शन में देयर इज नो डिपेंडेंसी। ठीक है, तो हमने इस पार्टिकल को जब फेंका थीटा एंगल पे u स्पीड से, तो इसका y डायरेक्शन का कंपोनेंट था uy, जिसे हम u sin थीटा कह रहे हैं। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2uy/g। अब uy की वैल्यू आप 2u sin थीटा रख सकते हो, इट्स मतलब ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें एक चीज समझ में आई कि जब मैं इस पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंक रहा था ना, u स्पीड दे रखी थी मैंने, तो y डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना था तब? u। तब y डायरेक्शन, तब उसको सारी की सारी वेलोसिटी y डायरेक्शन में मिल रही थी। तब x में थोड़ी ना कुछ दे रहे थे, ऊपर ही दे रहे थे सारी वेलोसिटी। तो तब उस पार्टिकल को सारी स्पीड ऊपर मिल रही थी, तो y डायरेक्शन का कंपोनेंट था u। तो तब टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा था 2u/g। एक्चुअल में वहां पे भी वो uy ही था, क्योंकि सारी की सारी वेलोसिटी आपने y डायरेक्शन में दी थी, यहां भी uy ही है। तो कोई भी बॉडी जिसे हम फेंकेंगे ना आज के बाद हवा में, उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा सिर्फ y डायरेक्शन के कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स uy/g। आगे बात समझ में? अच्छा, कि इतने टाइम हवा में रहा। ठीक है, अच्छा x डायरेक्शन जो है बेटा, ठीक है, उसमें इसने जो टोटल दूरी ट्रैवल करी है वो है r। क्या है बेटा? r, जिसे हम कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या है? रेंज रेंज रेंज। ठीक है, तो r की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। r है बेटा x डायरेक्शन में चली गई दूरी। कब? जब वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम चल चुका है। जब पार्टिकल, अरे टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम पे x डायरेक्शन में चली गई दूरी है। ठीक है, अब x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो r बराबर हो जाएगा ux इंटू टी। ठीक है, क्योंकि हाफ ax t स्क्वायर जीरो होगा। भाई ax जीरो है, समझ में आया आप लोगों को? सेकंड इक्वेशन अगर मैं x डायरेक्शन में लगाऊं तो एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो ux इंटू टी बन जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम में ये x डायरेक्शन में जो दूरी चला है, मतलब फेंका और जब हवा में रहने के बाद ये फाइनली ग्राउंड पे आ गया, वापस ग्राउंड से फेंकने के बाद ग्राउंड पे आ गया, तो टोटल इसने जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दूरी तय करी है, दैट दूरी इज रेंज। तो ux इंटू टी, तो r इज इक्वल्स टू ux की वैल्यू क्या है भाई? u cos थीटा इंटू uy की वैल्यू क्या है भाई? सॉरी, t की वैल्यू क्या है? 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, इसको थोड़ा सॉर्टेड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। ठीक है, तो r की वैल्यू बन जाएगी अपने पास में u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। ठीक है यार, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है? साइन 2 थीटा पड़ा होगा, तो ये बन गया साइन 2 थीटा और साथ में आ गया अपॉन में g। तो ये आ गया रेंज का फॉर्मूला। थीटा पे डिपेंड कर रहा है और u पे डिपेंड कर रहा है। अभी मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है, एनीवेज मैं r को ऐसे भी लिख सकता हूं 2u साइन u कॉस थीटा। ठीक है, u साइन थीटा अपॉन g। ऐसा क्यों कर रहा हूं बता देता हूं। और ऐसा करने के बाद r की दूसरी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास में 2ux uy अपॉन g। u cos थीटा इज x कॉम्पोनेंट, u sin थीटा इज y कॉम्पोनेंट ऑफ मोशन। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है बेटा जी, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 2ux uy अपॉन g, 2ux uy अपॉन g। तो दो फॉर्मूले आ गए रेंज के, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी,
और 2ux/uy अपॉन जी, ठीक है। अच्छा, रेंज मैक्सिमम, अब इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है हमें। रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, और 1 होने का मतलब है ये 2 थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए। 2 थीटा की वैल्यू 90 मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री। तो रेंज बेटा इस एंगल पे 45 डिग्री पे मैक्सिमम आएगी। आपको पता है? पता है आपको किस एंगल पे मैक्सिमम आती है रेंज? 45 डिग्री पे। एट दिस 45 डिग्री यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम रेंज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात सभी लोगों को? अच्छा, ठीक है ना मेरे भाई, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अच्छा एक और छोटी सी चीज मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। वो ये कि मान लो मैं एक पार्टिकल है उसको थीटा और 90 माइनस थीटा पे फेंकता हूं, ठीक है। मतलब दो अलग अलग पार्टिकल है, एक को मैंने थीटा पे फेंका एंगल पे, एक को मैंने 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंका, ठीक है। तो रेंज जो आएगी थीटा एंगल पे फेंकने पे वो आएगी 2, यहाँ थीटा रख रहा हूं, u कॉस थीटा u साइन थीटा, ध्यान से सुन लेना भाई, फॉर्मूला में वैल्यू रख रहा हूं मैं, अपॉन जी। अगर मैंने किसी पार्टिकल को थीटा पे फेंका, अब उसी पार्टिकल को मैंने 90 माइनस थीटा पे फेंक दिया सेम स्पीड से, ध्यान रखना सेम स्पीड से, तो रेंज जो आई r डैश आई वो आगे 2u cos 90 माइनस थीटा u sin 90 माइनस थीटा अपॉन जी। ये बन गया भाई 2u sin cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, और sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, ठीक है। r डैश की वैल्यू आ गई, तो ये तो वही आ रही है 2u cos थीटा u sin थीटा अपॉन जी, मतलब r बराबर r डैश। मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर आप दो पार्टिकल हैं सेम स्पीड से उनको फेंक रहे हो, और एक को थीटा एंगल पे फेंक रहे हो, एक को 90 माइनस थीटा, मतलब एक को 30 पे फेंक रहे हो, एक को 60 पे फेंक रहे हो। 30 इज थीटा तो 90 माइनस 30 इज 60, 60 इज 90 माइनस थीटा, ऐसा बोल लो। तो आप दो पार्टिकल हैं जिनको सेम स्पीड से और अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हो, एक को थीटा पे दूसरे को 90 माइनस थीटा पे, तो बेटा जो रेंज आएगी उनकी हॉरिजॉन्टल दैट विल बी सेम। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अगर आप दो पार्टिकल को थीटा एंड 90 माइनस थीटा इफ यू थ्रो विद सेम स्पीड, ये याद रखना बस, 2 पार्टिकल है उनको थीटा और 90 माइनस थीटा पे आप फेंक रहे हो सेम स्पीड से ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, ठीक है। तो भैया जो अपना आ जाएगा ये वो सेम ही आएगा, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है क्या? अब इट इज ऑलवेज वैलिड फॉर एंगल्स लेस देन 90, ठीक है ना? समझ में आ गया सभी लोगों को यहाँ तक की बात? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट भी निकाल लेते हैं यार, है ना? क्या निकाल लेते हैं? मैक्सिमम हाइट भी निकाल लेते हैं। चलो जी, मैक्सिमम हाइट निकालनी, सेम पार्टिकल u स्पीड से फेंका, थीटा एंगल पे गया 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 टकरा गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये है इसकी मैक्सिमम हाइट h मैक्स, ठीक है। हमें पता है h मैक्स पे पहुँचने के बाद, मतलब h मैक्स के पॉइंट पे इस पार्टिकल के पास x डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है। पार्टिकल जो है उसके पास सिर्फ x डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो पहले घटते 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 और मैक्सिमम हाइट पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है, ये तो पता है। एट h मैक्स जब ये पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा इन y डायरेक्शन वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यार? 0 हो जाएगा। y डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल तो यही कर रहा है ना, चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है, स्पीड कम हो रही है 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 कम हो रही है, 0 हुई फिर नीचे। अरे यहाँ पे इसको मैक्सिमम हाइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पॉइंट पे इसके पास y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है।
इसीलिए तो मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं। अगर वेलोसिटी होती तो और ऊपर जाता ना, यहां तो नहीं कह रहा मैं इसको मैक्सिमम हाइट, क्योंकि यहां वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इससे जस्ट पहले भी बस इस पॉइंट पे 0 हो गई है। जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है उस पॉइंट पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई है। तो हम यही इक्वेशन का यूज करने वाले हैं, वी वाई। मैंने माना कि यहां पे वेलोसिटी जो है फाइनल वो वी वाई हो गई है ना, बराबर लिख देता हूं यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एच मैक्स। अरे भाई वाई डायरेक्शन में तीसरी इक्वेशन लगाइए, तो एच मैक्स दूरी पे अगर वाई डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन देखनी है, अब आपको एक्स का सब कुछ भूल जाना है। जब वाई को देख रहे हो तो एक्स का सब कुछ भूल जाओ, और एक्स का तो सब कुछ भूल जाओगे तो ही ठीक रहेगा यार, एक्स को याद करके कभी ना कुछ हुआ है। लेकिन एक्स को जब याद कर रहे हो तो वाई को भूल जाओ, ये भी बात है, होता है ना। आप लोग एक्स को याद करोगे तो ये भूल जाओ वाई, क्यों कर रहा हूं, मतलब वाई को भूल जाओ। और जब वाई को याद कर रहे हो, वाई को देख रहे हो, वाई को एनालाइज कर रहे हो तो एक्स को भूल जाओ, मतलब फोकस एक ही पे रखना एक टाइम पे, है ना, समझ गए। चलो अब वी वाई जो है बेटा एच मैक्स पे वो हो गया 0, क्योंकि हम तो वाई पे फोकस कर रहे हैं तो हमें एक्स से कोई लेना देना नहीं है। अभी एक्स का काम कर लिया हमने, रेंज में जरूरत थी एक्स की, काम हो गया। और ये किस एक्स की मैं बात कर रहा हूं इसको रिलेट करने की कोशिश मत करना, मैं कोऑर्डिनेट्स वाले एक्स और वाई की ही बात कर रहा हूं, ठीक है, अपना दिमाग ले गए पता नहीं कहां पे। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और क्यों 0 हुआ, मैक्सिमम हाइट पे वाई कॉम्पोनेंट 0 है। बाकी की चीजें मैं लिख देता हूं एज इट इज, यू वाई की वैल्यू होगी यू साइन थीटा। अरे यार कितनी बार लिखवा दिया यार, बार बार लिखवाऊं क्या। एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या इसको हम लिख सकते हैं यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। ध्यान से देख लेना, फॉर्मूला में कंफ्यूज हो सकते हो। रेंज का जो फॉर्मूला है उसमें यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है, एंगल दुगना है, यहां एंगल का स्क्वायर है, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, और कुछ नहीं, ठीक है। चमक रहा होगा बहुत बढ़िया तरीके से, तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी, ठीक है ना भाई। जो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, उसमें साइन स्क्वायर थीटा है और रेंज में साइन 2 थीटा था। तो तीनों फॉर्मूले याद हो गए, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्स यू वाई अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सिर्फ वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, और मैक्सिमम हाइट भी सिर्फ वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर बात है, सिंपल सी बात है। अच्छा आप है ना ऐसे समझो कि आप दो पार्टिकल उनको अलग अलग स्पीड से फेंकते हो, लेकिन उनका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट सेम है, तो उनकी मैक्सिमम हाइट भी सेम होगी, पक्की बात है। अगर दो पार्टिकल हैं उनके स्पीड अलग अलग, मतलब आपने वेलोसिटी अलग अलग दी उनको और अलग अलग एंगल पे ही फेंका, लेकिन उनके वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट अगर सेम रहा तो उनकी मैक्सिमम हाइट सेम होगी, उनका टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। अगर वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट सेम है तो उनका टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे हम बहुत सारे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ कि स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। इनिशियली अभी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बारे में आपको इतनी नॉलेज होगी नहीं, बस ये लिखने वाली बात है। जब स्पीड और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात करूंगा तो बता दूंगा आप लोगों को क्या होता है, ठीक है। ये मिनिमम होती है, मतलब घटती जाती मिनिमम होती है, ठीक है। और एंगल जो है वो भी घटता जाता है, 0 हो जाता है, फिर वापस बढ़ने लग जाता है नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब एक्चुअल में बताया क्या जा रहा है यहाँ पे, ये समझने की कोशिश करो। ये दो लाइनें, इनका मीनिंग क्या है, ठीक है भाई। एक पार्टिकल आपने लिया, ठीक है, उस पार्टिकल को आपने यू स्पीड दी, वो गया बेचारा चुपचाप और यहाँ पे ठुक गया, ठीक है। इनिशियली उसके पास स्पीड थी इधर, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो यू कॉस थीटा, ऊपर की तरफ भी थी यू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा अब सुनना ध्यान से, जो x डायरेक्शन का कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो घटता जाता, x डायरेक्शन का कांस्टेंट रहता, y डायरेक्शन का घटता रहता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े टाइम बाद, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ,
तो इस पॉइंट तक जब तक ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंच जाता है, ठीक है। एंड ये लाइन भी मैंने टेढ़ी खींच दी है, इसको थोड़ा सीधा बनाना पड़ेगा इस पॉइंट तक, ठीक है। इस पॉइंट तक जिसको हम मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं, इस पॉइंट तक वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट घटता है, एक्स का कांस्टेंट रहता है, तो ये एक्स का कांस्टेंट है यू एक्स ही रहेगा, ये वाई का थोड़ा कम हुआ, एक्स का कांस्टेंट रहेगा, वाई का थोड़ा और कम हुआ, एक्स का कांस्टेंट है, वाई का थोड़ा और कम हुआ, एक्स का कांस्टेंट है, यहाँ पे वाई का कंपोनेंट जीरो हो गया, तो वाई का कंपोनेंट घटता 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 यहाँ पे जीरो हो जाता है, यहाँ पे वी वाई, वाई का कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। यू एक्स तो कांस्टेंट है। अब क्या होगा, उसके बाद डायरेक्शन की मोशन की डायरेक्शन बदलती है वाई डायरेक्शन में, नीचे की तरफ हो जाती है। अब धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, वही यार मोशन इन वन डायमेंशन में जो होता है, अरे मोशन अंडर ग्रेविटी ही है ये, और कुछ नहीं है मेरे भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी ही है ये, और कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये वापस से यू एक्स हो जाता, मतलब यू एक्स तो कांस्टेंट रहता है, ये वापस से यू वाई हो जाता है जिससे फेंका था। तो जिस स्पीड से आप फेंकते हो उसी स्पीड से ये टकराता है ग्राउंड को, क्योंकि इनिशियल एक्स कंपोनेंट कितना था, यू कॉस थीटा, फाइनल भी यू कॉस थीटा है। इनिशियल वाई कंपोनेंट कितना था, यू साइन थीटा, तो फाइनल वाई कंपोनेंट भी यू साइन थीटा है। तो पार्टिकल जो है बेटा उसका वाई कंपोनेंट घटता है घटता है घटता है घटता है, ठीक है, और घटते 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 जीरो भी हो जाता है। तो स्पीड घट रही है क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो ठीक है कांस्टेंट है। हम अगर किसी भी पॉइंट पे स्पीड निकालना चाहते हैं, किसी भी टाइम पे, किसी भी हाइट पे, तो हमें लिखना पड़ेगा ना कि यार एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या है प्लस वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या है, क्योंकि स्पीड क्या होता है यार, अपनी जो वेलोसिटी है ना उसका जो कंपोनेंट्स है उसका वेक्टर सम होगा स्पीड किसी भी डायरेक्शन में, मतलब उसका रिजल्टेंट जो होगा। अब क्योंकि अपने जो दोनों वेक्टर है वो तो 90 डिग्री पे, तो एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई के कंपोनेंट के स्क्वायर का अंडर रूट ले लूंगा, तो स्पीड आ जाएगी नेट स्पीड। अब वाई धीरे धीरे घटेगा घटेगा घटेगा, ये तो कांस्टेंट है, घटेगा घटेगा घटेगा, मतलब ये स्पीड घटेगी, यहां तक घटेगी, और इस पॉइंट पे सिर्फ स्पीड जो है वो u cos थीटा होगी, जो कि x डायरेक्शन की स्पीड है, क्योंकि y जीरो हो जाएगा। उसके बाद जो vy है उसकी वैल्यू नीचे की तरफ बढ़ेगी, यानी कि नेगेटिव बढ़ेगी, लेकिन ये तो स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये क्वांटिटी बढ़ने लगेगी बढ़ने लगेगी बढ़ने लगेगी बढ़ने लगेगी, यानी कि ये क्वांटिटी बढ़ने लगेगी। तो स्पीड जो है इनिशियली यहां तक घटती है मैक्सिमम हाइट तक, और फिर बढ़ने लग जाती है, और फिर बढ़ने लग जाती है, और जिस स्पीड से आप फेंकते हो किसी भी पार्टिकल को उसी स्पीड से वो टकराता है, जिस एंगल पे आप फेंकते हो उसी एंगल पे टकराता है, इसको उसी एंगल पे अप्रोच करेगा, मतलब वेलोसिटी जो है यहाँ जो एंगल होगा ये वही होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, जिससे फेंका था ये सेम एंगल होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं tan थीटा लिखता हूँ तो u sin थीटा अपॉन u cos थीटा आएगा, यहाँ पे अगर मैं tan थीटा लिखूंगा तब भी u sin थीटा अपॉन u cos थीटा आएगा, तो एंगल भी सेम होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। जितने एंगल पे फेंका है हॉरिजॉन्टल के साथ उतने ही एंगल पे वेलोसिटी टकराएगी, मतलब वही एंगल वेलोसिटी का एंगल, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ही है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ वेलोसिटी का वही एंगल रहेगा। तो ये सिमेट्री है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। छोटी सी चीज और हमें याद रखनी है कि जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगेगा उतना ही इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी लगेगा। इसको भी प्रूव कर देता हूँ, देख कहाँ है टाइम ऑफ फ्लाइट, चलो इधर ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। जितना टाइम इसको यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में लगेगा उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगेगा, और ये दूरी जो होती है ना ये मतलब एकदम सिमेट्री है r/2, और ये भी r/2 होती है, मतलब हाफ ऑफ रेंज पे आता है बिल्कुल। ये किस पे आता है, हाफ ऑफ रेंज पे। मैक्सिमम हाइट के टाइम पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट r/2 हो चुका होता है, मैक्सिमम हाइट के टाइम पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट r/2 मतलब आधी रेंज वो कवर कर चुका होता है, बाकी आधी और करता है। बिल्कुल सिमेट्रिक है भाई, और कुछ नहीं है। जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में भी लेगा ये, ठीक है। अगर तुम यकीन नहीं आता तो मैं बता देता हूँ भाई, बता सकता हूँ ना। कैसे, देखो जरा कि यहाँ से यहाँ तक मैंने माना कि टाइम लगा इसको t, यहाँ से और यहाँ तक का, ठीक है। t टाइम निकालना है मुझे, टाइम ऑफ फ्लाइट तो पता है ना, 2u sin थीटा अपॉन जी। तो मैंने यहाँ पे इनिशियली y डायरेक्शन में, मतलब y डायरेक्शन में मैंने पहली इक्वेशन लगा दी कि vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी। अब t टाइम में y डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो गई इसकी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, ठीक। तो y डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो हो गई। इस इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में थी u sin थीटा, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, कितना g आएगा t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है।
यानी कि यहां से यहां तक टाइम लग रहा है u sin थीटा अपॉन जी, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin थीटा अपॉन जी। मतलब यहां से यहां तक जितना टाइम लगा u sin थीटा अपॉन जी, इतना यहां से यहां तक लगेगा u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है बेटा, तो ये प्रूफ है, बस ऐसे ही बता रहा था मैं आप लोगों को कि हाँ भाई प्रूफ भी कर सकते हो इन चीजों को। तो ये सिमेट्री है पूरी। जितना टाइम पार्टिकल को जब आपने फेंका वहां से मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में लगा, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से पार्टिकल को ग्राउंड पे आने में लगा। यहां से यहां तक जितना टाइम लगा है ना, उतना ही टाइम यहां से यहां तक भी लगा है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा, अब ये बात हो गई, राइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u अपॉन जी, यानी कि 2u sin थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और रेंज हो जाएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या 2 टाइम्स x डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू y डायरेक्शन की वेलोसिटी अपॉन जी, 2ux uy अपॉन जी। तो ये सारी की सारी कहानी है बेटा अपनी, और एक कहानी आप लोगों को आई जस्ट होप कि बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई है। अब कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, उनकी तरफ थोड़ी चर्चा करते रुक करते हैं, और फिर थोड़े जो अल्टरेशंस इसमें हो सकते हैं कि किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, किसी भी हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका कोई सेंस है नहीं है, बस मैंने ऐसे ही डाल दिया पीपीटी में कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं 30 मीटर पर सेकेंड से। ये कोई XY प्लेन है, ये 30 मीटर पर सेकेंड दी इसको वेलोसिटी इनिशियली, और एंगल दे दिया 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब देखना ध्यान से, एंगल दिया 30 डिग्री विद द वर्टिकल। हमने सारी कैलकुलेशन की थी, वो की थी हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। खत्म कहानी, बस खत्म सवाल। यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ थी, सवाल में एंगल हमें दिया है वर्टिकल के साथ, और हमने सारी कैलकुलेशन की थी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेके। सवाल में हमें जो एंगल दिया वो वर्टिकल के साथ, और हमने कैलकुलेशन की थी हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल के साथ निकाल लिया 60 डिग्री को, कौन सी बड़ी बात है। बस तो ux लिख दो 30 cos 60, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड, cos 60 1/2 होता है ना। uy लिख दो 30 sin 60, 30 इंटू √3/2 15 √3/2, 15 √3 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 है, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन पता ही आपको -g रहता है। ठीक है, नीचे की तरफ की चीज़ों को, वैसे तो उसने सारे फार्मूला बेस्ड चीज़ें पूछी है, तो मेरे को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 3 फार्मूले जो मैंने लिखवाए थे, वो 3 फार्मूलों में आपको वैल्यू पुट करनी है। भाई मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? uy स्क्वायर अपॉन जी, या u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, uy स्क्वायर अपॉन 2g, 15 √3 का स्क्वायर अपॉन 2g, 2ux uy अपॉन जी। तो ux की वैल्यू uy की वैल्यू है, सब कुछ है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स uy अपॉन जी। बस सारी चीज़ें निकाल दी, सारी चीज़ें निकाल दी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए पर्टिकुलर इन इस तरह के सवालों में। तो ठीक है, क्लियर है बेटे? हाँ भाई मेरे बेटे, क्लियर है सभी लोगों को? बिल्कुल बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, एकदम मैटर। ठीक, अच्छा अब ये पहले एक बार आप सब नोट करो, फिर आगे कहानी समझाता हूँ आपको। हाँ, नोट कर लिया सभी लोगों ने? चलो, तो यार अब हमने जो बेसिक पैरामीटर्स थे, मैक्सिमम हाइट हो गई, चाहे वो रेंज हो गई, चाहे वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई, तो सारी चीज़ें निकाल ली हैं। अब जिन चीज़ों की चर्चा करनी है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। हमें ये अभी तक नहीं पता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी और उसकी पोजीशन क्या होगी, किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे। ठीक है, तो वो भी निकाल सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आओ सीखते हैं। कोऑर्डिनेट सबसे पहले हमें निकालने किसी पार्टिकल के आफ्टर अ गिवन टाइम टी। ठीक है, कि अगर कोई पर्टिकुलर टाइम आपको दे दिया जाए और उस टाइम पे आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ पार्टिकल जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, मतलब वो एक्चुअल में कहाँ है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम बता सकते हैं। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताना है हमें। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे मान लो एक पार्टिकल है, यू स्पीड दे दी थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ अगेन, तो ये ऐसा कुछ पाथ ट्रेस किया इसने। रेंज निकाल सकते हैं यू और थीटा की टर्म्स में, वेलोसिटी रेंज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि किसी टाइम टी पे ये पार्टिकल यहाँ है, अब इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? v हो चुकी है। ठीक है,
सिंपल सी बात है बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चेंज होगी ना वेलोसिटी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो है टाइम के साथ घटता रहता है, x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है। तो जो वेलोसिटी है उसमें तो y और x दोनों कंपोनेंट है, दोनों के वेक्टर सम से बन रही है वो वेलोसिटी। तो क्योंकि एक भी अगर चेंज होगा तो नेट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे वेलोसिटी जो है कुछ v हो गई, राइट। हमने माना कि यार किसी टाइम t पे इस पार्टिकल की पोजीशन x डायरेक्शन में हो गई x और y डायरेक्शन में हो गई लेट से y, ठीक है। किसी भी टाइम t पे पार्टिकल की पोजीशन x डायरेक्शन में हो गई x और y में हो गई y। तो क्या मैं ये x और y को निकाल सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहली बात है, मतलब x और y की वैल्यू मुझे निकालनी है कि मेरे को ये पता होना चाहिए x डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, u cos थीटा, ठीक है जी सर जी। सिमिलरली y डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, u sin थीटा, ठीक है। अच्छा, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है भाई? कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब तो याद हो गया होगा कि प्रोजेक्टाइल में x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, लेकिन y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, कितना है? g है, नीचे की तरफ है, तो उसको मैं माइनस g लिख रहा हूं क्योंकि मैं नीचे वाले वेक्टर्स को नेगेटिव लिखता हूं, ठीक है, मेरी आदत है। अच्छा, अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी किसी टाइम t पे, एट एनी टाइम, गिवन टाइम t, इस t टाइम में अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, अब ये t टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट से छोटा ही होना चाहिए, तभी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट पे यहां आ जाएगा ये, उसके बाद तो हमें पता ही नहीं, अगर यहीं पड़ा हुआ तो यहीं रहेगा, ठीक है। ये स्मॉल t जो है टाइम ऑफ फ्लाइट से कम है, ठीक है, और उसी दौरान ये कहीं भी होगा, उस वैल्यू को हम निकाल रहे हैं। तो x की जो वैल्यू होगी t टाइम में वो होगी बेटा u x इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। किसी भी टाइम t में अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं ऐसे ही निकालूंगा, ठीक है। एक्सेलरेशन है ही नहीं, जीरो है, तो भैया x की वैल्यू आ जाएगी यू एक्स इंटू टी, यानी कि यू कॉस थीटा टी, ठीक है। ओके भैया, मेरे को पता चल गया कि जो अपना पार्टिकल है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्या मैं y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूं? जी हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लिखेंगे यू वाई टी, y डायरेक्शन में मोशन की दूसरी इक्वेशन, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। किसी भी टाइम t पे u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ए वाई की जगह मैंने क्या रख दिया? माइनस जी रख दिया, तो ये आ गया y। तो ये हो गई बेटा लोकेशन किसी भी पार्टिकल के t टाइम पे, कि भैया उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर ये पार्टिकल यहां पे है तो इसके पोजीशन वेक्टर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये होगा बेटा इसका पोजीशन वेक्टर, मतलब इसकी पोजीशन को दिखाने वाला वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर। इसको हम बोल देते हैं आर वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर की जो वैल्यू होगी किसी टाइम t पे, जो पोजीशन को दिखा रहा होगा वेक्टर, उस वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स की वैल्यू कितनी है? यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी लोगों को? ये हो गया अपना पोजीशन वेक्टर, जो ये बता रहा है कि पार्टिकल x डायरेक्शन में यहां है और y डायरेक्शन में यहां। टाइम की वैल्यू डालो, थीटा की और u की वैल्यू तो दी हुई है, आपको पोजीशन पता चल जाए किसी भी पार्टिकल की, कहां है पार्टिकल, ठीक है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा, बिल्कुल सिंपल बात। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है और डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालनी है पार्टिकल की, कि भैया पार्टिकल की जो डायरेक्शन है मोशन की वो क्या होगी और पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी किसी गिवन टाइम t में। अभी तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले, मतलब पोजीशन निकाले, अब वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। चलिए जी, एक काम करते हैं, इससे बनाते हैं, थोड़ा बोर्ड भी तो रंग बिरंगा दिखे भाई, है कि नहीं, है ना। वही सेम u वेलोसिटी दी इसको, ये गया ऐसे और यहाँ आके टिक गया, ठीक है। एंगल था थीटा। मुझे बताना है कि किसी टाइम t पे मान लो पार्टिकल यहाँ है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और वेलोसिटी होगी v। इस v की वैल्यू बतानी है मुझे। क्या बतानी है बेटा? इस v की वैल्यू बतानी है। सेम चीज़ भाई मुझे पता है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा इनिशियली, y डायरेक्शन में वेलोसिटी है u sin थीटा इनिशियली, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी, मतलब जी है नीचे की तरफ है, माइनस लिख रहा हूं, ठीक है। लेट से
टी टाइम पे वेलोसिटी v हो गई। अब इस v वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, यहां पे होगा एक vx और एक होगा ऊपर की तरफ vy। ठीक है, लेट एट टाइम t वेलोसिटी बिकम्स v। कितनी हो गई वेलोसिटी? v हो गई, राइट। इनिशियली u थी, अब v हो गई वेलोसिटी। ठीक, ध्यान से सुनना बेटा पहले मेरी बात को। भाई नॉट नेसेसरीली ये एंगल कितना हो, थीटा हो। भाई यहां पे एंगल जो था वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ में देखना थीटा था, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे चेंज होती जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो चेंज होता जा रहा है। अरे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चेंज हो रहा है ना, देखो भाई ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, आई हैव अ पेन एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट विद द पेन, कि ऐसे है, देखो ये है इनिशियल वेक्टर वेलोसिटी का और ये हॉरिजॉन्टल है। अब हॉरिजॉन्टल तो सेम ही रहेगा, जैसे जैसे वेलोसिटी वेक्टर देखो 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 वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एंगल घटता जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल और वेलोसिटी के बीच का एंगल जो है वो घटता जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं हम एंगल हो गया कुछ अल्फा, किसी टाइम टी पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हो गया अल्फा। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी समस्या कम हो। ये v वेलोसिटी है, ठीक है, इसका ये वेक्टर आ गया vx और ये वेक्टर आ गया vy। ठीक है, और एंगल है ये अल्फा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, अच्छा हमें एक चीज पता है कि v वेक्टर को हम लिख सकते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप, क्योंकि v के ही दो कंपोनेंट माने हमने, x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है vx, y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है vy। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा मुझे पता है कि x डायरेक्शन का कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता, किसी भी टाइम पे चेंज नहीं होगा, जो इनिशियल था वही फाइनल रहेगा। अरे x डायरेक्शन का कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता वेलोसिटी का, तो vx जो है उसकी वैल्यू तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं u cos थीटा। जो इनिशियल था x डायरेक्शन का कंपोनेंट वो वही रहेगा थ्रू आउट द मोशन। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, t टाइम के बाद y डायरेक्शन जो है उसका कंपोनेंट चेंज होगा और vy की वैल्यू लिख सकता हूं मैं uy प्लस ay इंटू टी से, पहली इक्वेशन से। y डायरेक्शन में न्यूटन की मोशन की पहली इक्वेशन लगाइए, vy बराबर uy प्लस ay t, तो vy की वैल्यू आ गया अपने पास vy ये आ गए बेटा u sin थीटा माइनस जी टी। अब हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया। क्या आ गया वेलोसिटी वेक्टर? वेलोसिटी वेक्टर आ गया vx यानी कि u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी j कैप। ठीक है, ये आ गया हमारे पास किसी टाइम t के बाद वेलोसिटी। क्या आ गया बेटा? वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंटिन्यूअसली वैल्यू चेंज होती रहेगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली टाइम के साथ में y कंपोनेंट चेंज होता रहेगा, x तो कांस्टेंट रहेगा, जो इनिशियली था किसी भी टाइम पे x कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हम बता चुके हैं बहुत बार। ठीक, अच्छा ये तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब मुझे ये भी निकालना है कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये वेलोसिटी का एंगल कितना। इनिशियली तो वेलोसिटी का जो एंगल था t बराबर 0 पे वो था थीटा, अभी अल्फा है, तो ये अल्फा अगर मुझे निकालना है तो मैं tan अल्फा लिख सकता हूं इस ट्राइंगल में, और tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी vy अपॉन vx। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स vy अपॉन vx, और इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स कितनी है भाई vy की वैल्यू, y कंपोनेंट u sin थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय u cos थीटा। सिंपल एज दैट कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी वेक्टर, वो यहां से मिल जाएगा tan इनवर्स u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। या ऐसे याद नहीं रखना तो सीधा सीधा याद रख लेना कि भैया यहां पे इस वाले ट्राइंगल में, जैसे अगर मैं ये वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखूं, इसको थोड़ा ऊपर ले जाओ। ठीक है, ये वाले ट्राइंगल को थोड़ा ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड tan अल्फा को, ये वाली साइड है vy के बराबर, ये वाली साइड है vx के बराबर, तो vy अपॉन vx मतलब y डायरेक्शन का कंपोनेंट अपॉन x डायरेक्शन का कंपोनेंट। ठीक है, अब मुझे अगर पूछा जाए कि स्पीड कितनी होगी ये और बता दो सर जी, तो मजा आ जाएगा जिंदगी का। भाई वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो स्पीड जो होगी यहां लिख रहा हूं वो होगी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा भैया? x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर
प्लस y के कॉफिशिएंट का, मतलब जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ये आ गई स्पीड। खत्म कहानी। नोट करो भाई सभी लोग फटाफट, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ये किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल की स्पीड, वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसकी स्पीड, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, सारी चीजें निकाल दी हमने, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट अ गिवन हाइट h। हाइट की वैल्यू हम मान लेते हैं दैट इज गिवन टू स्मॉल h, मतलब किसी गिवन हाइट पे, हाइट दे रखी है मुझे h, उस हाइट पे आपको ये बताना है कि जो मोशन है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, डायरेक्शन कितनी होगी किसी गिवन हाइट पे। टाइम पे तो निकाल ही लिया, अब हाइट पे भी निकाल लेते हैं, ठीक है। कि सवाल में अगर मुझे टाइम नहीं दिया हो और हाइट दी रखी हो तो कैसे सवाल को प्रोसीड करना है, ठीक है भैया। वेलोसिटी दे दो इसको u, एंगल दे दो थीटा, और जाने दो इसको बहुत बढ़िया तरीके से, यहां पहुंच गया। दिस इज आर x, दिस इज आर y, ठीक, क्लियर। अच्छा, इनिशियल कंपोनेंट ये रहा ux, वही सेम चीज आई एम गोइंग टू राइट अगेन। ux इनिशियल वेलोसिटी जो है u cos थीटा है, और इनिशियल y डायरेक्शन की वेलोसिटी है u sin थीटा, है ना। बार बार इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको चीजें याद रहें, ठीक है। x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है -g, ठीक। कोई एक गिवन हाइट है, लेट्स से देयर इज अ हाइट, तो मैं मान लेता हूं यहां पे कोई गिवन हाइट है, दिस इज कोई रैंडम हाइट है h। इस h हाइट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये बताना है। तो हम मान लेते हैं यार वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और उसकी वैल्यू हो गई है v। अगेन उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा vx और एक होगा vy, और मुझे ये भी पता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ अगेन मैंने अल्फा मान लिया, एंगल क्या मान लिया बेटा, एंगल मान लिया मैंने अल्फा, ठीक है, किसी हाइट h पे, ठीक है, किसी हाइट h पे, ठीक है। अब मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि x डायरेक्शन का कंपोनेंट तो कभी चेंज होगा ही नहीं, वो तो u cos थीटा ही रहेगा, ये तो सबको पता है। और y डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है, ठीक है, उसको मैं थर्ड इक्वेशन से निकाल लूंगा। y डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन लगा दो, वो आ जाएगी vy स्क्वायर बराबर uy स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ay इंटू h। क्या हो जाएगा बेटा, uy स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ay इंटू h। किसी भी h हाइट पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना चाहता हूं, तो निकाल दो। vy स्क्वायर बराबर u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। भाई ay की जगह -g रखा है बस, ठीक है। तो vy की वैल्यू आ गई अपने पास में अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ठीक है। तो किसी हाइट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ गया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है जी सभी लोगों को। अच्छा, x कंपोनेंट ये रहा, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर यहां से मैं लिख सकता हूं u cos थीटा आई कैप किसी भी एक हाइट पे प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले याद रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो बेटा डराइव भी कर सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है इन फॉर्मूलों में, प्यारे फॉर्मूले। अगेन tan अल्फा विल बी vy अपॉन vx। तो y की वैल्यू रखो, x की वैल्यू रखो, निकाल दो, तो आ जाएगा अंडर रूट में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh डिवाइडेड बाय u cos थीटा। यहां से हम हॉरिजॉन्टल के साथ जो वेलोसिटी वेक्टर है, नेट वेलोसिटी वेक्टर ने एंगल बनाया है, उसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई सभी लोगों को बात। तो ये बिल्कुल सिंपल बातें हैं, किसी हाइट पे वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज यार, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सेम जैसे कि प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है तो सेम हाइट वाले पॉइंट को 2 बार क्रॉस करेगा क्या, ये भी बात पक्की है। जैसे मान लो ये सेम हाइट वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो एक बार तो जाते हुए क्रॉस करेगा सेम हाइट वाले पॉइंट को, एक बार आते हुए क्रॉस करेगा। मतलब एक हाइट पे अगर आप एक लाइन खींच दो तो प्रोजेक्टाइल जाते टाइम एक बार उस लाइन को क्रॉस करेगा, एक बार आते टाइम करेगा, ठीक है।
तो किसी भी पर्टिकुलर हाइट पे जितनी वेलोसिटी जाते टाइम होगी उतनी ही आते टाइम भी होगी। क्यों, देख ले भाई, अगर मैं यहां पे वेलोसिटी लिखता हूं बस डायरेक्शन पलट जाएगी, बस और कुछ नहीं। जितना एंगल ये ऊपर बना रहा हॉरिजॉन्टल से, वो सेम एंगल नीचे बन जाएगा, और कुछ नहीं है। देख ध्यान से देखना, ये h हाइट है तो यहां पे भी हाइट h है, ठीक है, क्लियर है। अब h हाइट पे अगर मैं वेलोसिटी का x कंपोनेंट लिखना चाहता हूं, x तो चेंज नहीं होगा, वो u cos थीटा ही रहेगा। y का अगर मैं लिखना चाहता हूं तो यही आएगा क्या? अरे किसी भी h हाइट पे जो कंपोनेंट आएगा वो यही आएगा क्या y का, क्योंकि u sin थीटा रहेगा, h की जगह h रहेगा, ay की जगह माइनस g रहेगा, कुछ नहीं। ठीक है बेटा, क्लियर है। बस ये जो वेलोसिटी है ना इस पॉइंट पे, वो y डायरेक्शन के नीचे की तरफ हो जाएगी, x की तो इधर ही रहेगी। तो वेलोसिटी जो है उसका एंगल जो है वो पहले जो हॉरिजॉन्टल से ऊपर बन रहा था वो अब नीचे बनेगा, बट स्पीड सेम रहेगी। तो किसी भी एक हाइट की अगर मैं बात करूं, सेम हाइट पे, मतलब किसी भी एक प्रोजेक्टाइल को आप फेंको, एक लाइन खींच दो हॉरिजॉन्टल किसी हाइट पे नाप के, तो एक बार जाते टाइम क्रॉस करेगा, एक बार आते टाइम क्रॉस करेगा। देखो, एक बार इस हाइट को जाते हुए क्रॉस करेगा, एक बार आते हुए क्रॉस करेगा, स्पीड सेम होगी, विद द सेम स्पीड। क्या बेटा, स्पीड सेम होगी, ये बात अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी चीज रह गई है जिसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। उसके अलावा एक सवाल है, इसको कर लेते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ के बेटा कुछ सवाल अपन करेंगे और कुछ सवाल आपको देंगे, तो आपको वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्लास पूरी सवालों के ऊपर बेस्ड होगी और कुछ डिफरेंट केसेस होंगे अपने काइनेमैटिक्स के, प्रोजेक्टाइल मोशन के। ठीक है, यहां बेसिक चीज बोली गई है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। छोटा डायग्राम बना रहा हूं, बुरा मत मानना कि सर हो छोटे छोटे डायग्राम बना रहे हो, है ना। ये u है, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, थीटा भी आई थिंक दे रखा है, ठीक है। तो u की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ है ना, चलो बहुत बढ़िया है। चेक कर लेना वर्टिकल के साथ में। पोजीशन पूछी हुई है आफ्टर 0.5 सेकंड एंड वेलोसिटी पूछी गई है आफ्टर 0.5 सेकंड। किसी टी टाइम पे पोजीशन और टी टाइम पे वेलोसिटी पूछी गई है। भाई किसी टी टाइम पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? u cos थीटा t, एक सेकंड, वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो चेंज होगा ही नहीं, u cos थीटा i कैप, ठीक है, प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप, ठीक है। तो कितने टाइम पे पूछा गया? 0.5 सेकंड पे ना, तो v वेक्टर हो जाएगा अपने पास में, वेलोसिटी हो जाएगा u cos 60 i कैप प्लस u sin 60 माइनस g की वैल्यू 10 रख दी, t की वैल्यू 0.5 रख दी, j कैप, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। सेम मुझे पोजीशन पूछी गई है, तो पोजीशन जो r वेक्टर है वो हो जाएगा बेटा x डायरेक्शन में u cos थीटा t। फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, i कैप प्लस ये हो जाएगा बेटा अपने पास में u sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर j कैप। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई सभी लोगों को? बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ g की वैल्यू रखो, u की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, t की वैल्यू पता, रख दो, ये पोजीशन आ जाएगी और ये वेलोसिटी आ जाएगी। सिंपल एज दैट। खैर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल था नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था एंड इट मेक्स नो सेंस टू अस। अब हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की चर्चा करनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो भी सकती है। ठीक है, क्यों है बता देता हूँ। अभी सवाल बनते हैं इस पर भर भर के, क्या बेटा सवाल बनते हैं इस पर भर भर के, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। वही अपनी तो सेम कहानी चलेगी, u वेलोसिटी थीटा एंगल, ठीक है। अच्छा जी, अब अपन को करना क्या है वो समझ लो पहले। एक्चुअल में क्या है बेटा कि अगर मैं एक बॉल को फेंक रहा हूं, ठीक है, तो वो बॉल एक पाथ को ट्रेस कर रही है, ये पाथ है वो। इस बॉल ने एक कर्व बनाया, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर देखता हूं तो ऐसा कर्व बना। इस कर्व की इक्वेशन निकालनी है मुझे, इस कर्व की इक्वेशन निकालनी, वही होगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मतलब जिस पाथ के अलोंग अपना पार्टिकल मूव किया है उस पाथ की इक्वेशन निकालनी है मैथमेटिकली। मैथमेटिकल फॉर्म में इसकी इक्वेशन निकाल दो, सेटिस्फैक्शन, प्योर सेटिस्फैक्शन। हमने क्या किया, हमने काम किया, हमने कहा यार चलो ठीक है ऐसी बात है, तो एक काम करते हैं, लेट से किसी टाइम पे एट एनी टाइम टी पार्टिकल जो है वो यहाँ पे है और उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y, ये तो मान सकता हूँ ना,
अरे मतलब इक्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी कर्व की इक्वेशन का मतलब है वाई और एक्स में एक रिलेशन निकालना। किसी भी कर्व की इक्वेशन का मतलब है वाई और एक्स में इक्वेशन निकालना। जैसे स्ट्रेट लाइन इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ऐसे मुझे इस टेढ़े मेढ़े उटपटांग से कर्व की इक्वेशन निकाल देंगे। क्या है, मैंने माना लेट देयर इज अ पॉइंट जो कि टी टाइम पे पार्टिकल अचीव कर रहा है एक्स कोमा वाई। लेट एट एनी टाइम टी पार्टिकल इज एट अ पॉइंट यहां पे, ठीक है। मतलब पार्टिकल जो है जा रहा होगा, तो किसी टाइम पे मैंने फोटो देख ली उस पार्टिकल की, वो यहां है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, ठीक है। क्लियर है बेटा? अच्छा, मैंने लिखा जो एक्स है उसको मैं लिख सकता हूं यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। वाई को मैं ये लिख सकता हूं यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। वाई की वैल्यू लिख सकता हूं। अरे किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल कोऑर्डिनेट ऐसे ही लिखे जाएंगे, किसी भी टाइम टी पे। मैं यहां से टी की वैल्यू को रिप्लेस करना चाहता हूं, वहां से टी हटाना चाहता हूं ताकि वाई और एक्स में एक रिलेशन आ जाए, तो टी की वैल्यू यहां से एक्स की फॉर्म में आ जाएगी। तो टी की वैल्यू बन जाएगी अपने पास में एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है, यही बनेगी। इसको यहां रख दो, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो वाई बराबर बन जाएगा यू साइन थीटा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, y विल बी इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैंसल आउट हो गया, ये टेन थीटा हो गया, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, ठीक है भाई साहब। अरे ठीक है क्या, वाई और एक्स में एक रिलेशन आ गया, ठीक है। मतलब अगर कोई भी पॉइंट इस कर्व के अलोंग होगा तो वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जो पार्टिकल है वो इस कर्व के अलोंग जा रहा है, उस कर्व की हमने इक्वेशन निकाल ली है। कोई भी पॉइंट अगर इस कर्व पे लाई करता है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। याद होनी चाहिए एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका एक और फॉर्म होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है भाई। ये पता चल गया, किसी भी x और y पे आपको कोई भी पर्टिकुलर ये कर्व दिया हुआ है कि कोई भी एक x और y पॉइंट है जो इसको कर्व पे लाई करता है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, y इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा यहां पे एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा, यही आएगा क्या? ठीक है भाई साहब, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। मैं रेंज की किसी और टर्म में फॉर्मूला निकालना चाहता हूं। अब हम रेंज की टर्म में फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, मतलब आर की टर्म में। आर मुझे पता है कितनी होती है बेटा, यू स्क्वायर, ठीक है, साइन टू थीटा यानी कि टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ये होता है रेंज का फॉर्मूला। यू एक्स टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी, या यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, या यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब मैं काम कर सकता हूं यार, आर इज इक्वल्स टू टू यू स्क्वायर तो है अपने पास, और कॉस थीटा भी, ठीक है। तो मैं टू यू स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन जी को साथ में रखता हूं और साइन थीटा को अलग कर लेता हूं, ठीक है, क्लियर है। अब मैं ऊपर भी cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन आपको साफ साफ समझ आ गया होगा, ठीक है। ये बन जाएगा r इज इक्वल्स टू टू यू स्क्वायर cos थीटा होगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन जी इंटू टेन थीटा। भाई इससे फर्क तो पड़ा नहीं cos से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से, लेकिन हाँ अपना काम आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, ध्यान से देखना। टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन गया अपॉन जी बन गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा बन गया, ठीक है। अब अपने पास में टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी है ऑलरेडी, है क्या नहीं है? अरे है क्या नहीं है? तो मैं जी को इधर ले आता हूं, टू स्क्वायर इसको यहां ले आता हूं, ठीक है। तो जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी को इधर लेगा, इसको नीचे लिया, बराबर आ जाएगा टेन थीटा अपॉन आर,
ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, ये g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रखूंगा टेन थीटा अपॉन r। तो मैंने लिखा भैया x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इस पूरे की जगह क्या रख देंगे, टेन थीटा अपॉन r। ठीक है, x कॉमन ले लो, टेन थीटा कॉमन ले लो, जैसे ही मैं x टेन थीटा कॉमन लूंगा ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन r। बस ये आ गई है इन फॉर्म ऑफ रेंज फाई और x में एक इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन r, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन r। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो, तो ये हो गई बेटा अपनी रेंज की फॉर्म में x और y में एक रिलेशन। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है वो जाएगा, वो बेटा अपनी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर ये प्रोजेक्टाइल के अलोंग जा रहा है तो। सवाल करते हैं, अब इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे। देखो बहुत भारी हो सकता है ये सवाल, बट हाँ हम भारी सवालों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि चीजें हमारे लिए आसान रहें। नेक्स्ट क्लास में किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे, बट हाँ इसको जानना जरूरी है। एक बॉल थ्रो की गई, तो यार अब प्रोजेक्टाइल ही पढ़ रहे हैं तो एक पहले एक ग्राफ तो थोड़ा मतलब एक बना ही लेते हैं, राइट। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड लेवल सो एज टू जस्ट लिखा हुआ है ना, जस्ट का मतलब फिजिक्स में होता है कि बस मतलब बस, कैसे बस अभी बताऊंगा। ठीक है, जस्ट क्लियर अ वॉल 4 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। मतलब क्या है, यहां से 4 मीटर की दूरी पे एक 4 मीटर ऊंची ही वॉल बनाई गई है। ठीक है, ठीक है जी, ये 4 मीटर ऊंची वॉल है। अब हमें बोला गया है कि और ये जो बॉल है वो यहां से फेंकी जाती है, तो एक बॉल है, मान लीजिए एक बॉल है, उसको हम फेंकते हैं। ठीक है, और उसको ऐसे फेंकना है कि वो इसको जस्ट क्लियर करते हुए जाए, ऐसे फेंका है हमने इस बॉल को। ठीक है, मतलब हमने एक बॉल ली, उस बॉल को ऐसे फेंका है कि वो बॉल जस्ट क्लियर करते हुए जा रही है। जस्ट का मतलब होता है टच, फिजिक्स में अब जस्ट का मतलब होता है बस टच। जहां पे भी जस्ट लिखा हुआ आएगा मतलब मान लेना कि टच होके गया है, कुछ भी चीज है वो टच हुई है कहीं ना कहीं। तो जस्ट, इसको जस्ट मतलब ऐसे जस्ट टच करते जा रही है। जस्ट टच का मतलब क्या है कि बस ऐसे इसको टच ही कर रही होती है और इसके बीच में बिल्कुल थोड़ी सी हवा आ गई, बस जस्ट टच करके गई है इसको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और ऐसा भी बोला गया, इन फॉल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम द वॉल। अब ये बॉल जो है ये 14 मीटर पीछे गिरती है वॉल से, 14 मीटर पीछे गिरती है, किससे, वॉल से। ठीक है, यहां से फेंका, ये अपने पास में 4 मीटर की वॉल है जो 4 मीटर दूरी पर, इसको जस्ट टच करते हुए बॉल जा रही है और 14 मीटर, वॉल से 14 मीटर पीछे गिर रही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बतानी है आपको। ये बताना है कि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दी गई होगी, आपने जो भी दी है u, और हॉरिजॉन्टल के साथ लेट से उसका एंगल है थीटा, तो आपको u की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स, u की वैल्यू बतानी है और थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्लियर है। चल अब इस सवाल को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से हम कैसे यूं सॉल्व कर सकते हैं, चुटकी बजा के देख समझना। मुझे ये पता है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में यहां से और यहां तक की जो दूरी है उसको कहते हैं रेंज। तो रेंज की वैल्यू दी हुई है 18 मीटर, r इज डायरेक्टली गिवन एज 18 मीटर। ठीक है, क्लियर है। अब बॉल इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए जा रही है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,4 है कि नहीं है। अरे बॉल इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जा रही है, इस पॉइंट को क्लियर करके जा रही है, इस पॉइंट को टच करके जा रही है। ये जो पाथ है ना, इस पे इसकी एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। अगर मैं रेंज की टर्म में बात करूं तो ये इक्वेशन है इस पाथ की, और हर एक पॉइंट जो इस पाथ के अलोंग होगा या इस कर्व पे होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये वाला जो पॉइंट है जिसको बॉल क्रॉस करके जा रही है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,4, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 4 है और यहां से यहां तक की दूरी 4 है, मतलब 4,4 बेटा सेटिस्फाई करेगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। तो कर दो सेटिस्फाई, y की वैल्यू 4 रख दो, x की वैल्यू 4 रख दो, tan थीटा एज इट इज 1 माइनस एक्स अपॉन r लिख दो। r की वैल्यू 18 है, x की वैल्यू कितनी बेटा 4 है ना, तो x की वैल्यू 4 रखो यहाँ पे। ले हो गया सवाल सॉल्व। ये 1 आ गया, 1 इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू 18 माइनस 4 कितना होगा 14/18, तो जाएगा 7/9। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 9/7।
कितनी आ गई 9/7, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू तो हमें पता चलेगी कितनी आ गई, tan इनवर्स ऑफ 9/7, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हमें थीटा पता चला। अब हमें स्पीड भी निकालनी है यार, क्या भी निकालनी है यार, स्पीड भी निकालनी है। बहुत सारे तरीके हैं, कैसे बहुत सारे तरीके हैं, हमें पता है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यार, हमें निकालनी है यू की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है यार, यू की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे रेंज पता है तो मैं यू की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। रेंज कितनी 18 है, तो r इज इक्वल्स टू कितना होता है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा, एक सेकंड रुक जाओ यार, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा अपॉन में जी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब मेरे पास tan थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा कॉस थीटा की आराम से निकाल सकता हूँ। देखो जरा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, एक सेकंड को ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे उसमें से, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इस एंगल को थीटा माना, तो tan थीटा है 9/7, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी कितनी हो जाएगी बेटा, अंडर रूट में 9 का स्क्वायर 81 प्लस 49, 130 हो जाएगा आई गेस, ठीक है भाई। 81 हो गया और ये 49 हो गया, तो 80 और 50 130 हो गया, ठीक है। तो भैया हमने लिखा u की वैल्यू निकालनी है ना, तो वी विल राइट एयर r की वैल्यू 18 बराबर यू स्क्वायर एज इट इज़ इंटू 2 टाइम्स साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा साइन थीटा, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और बटे में जी आ रहा है, ठीक है। इसी को सॉल्व करके u की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। g की वैल्यू आप चाहो 10 भी रख सकते हो, तो u की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ, ये सारी कहानी को इधर भेज दो, 130 अंडर रूट 130 हो जाएगा, तो आ जाएगा 18g, g की वैल्यू 10 रख रहा हूँ, इंटू 130 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 इंटू 7, ठीक है, 2 इंटू 9 इंटू 7, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। ये u की वैल्यू आ गई। सो दिस इज इट बेटा। कहानी समझ में आई होगी क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और कैसे सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब कई देखो यार, जेई के पेपर में अगर पूछा जाएगा तो अच्छा सवाल ही पूछा जाएगा, ऐसे थोड़ी ना है कि मैं फॉर्मूले टाइप क्वेश्चन करवा दूँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवा दूँ, तो वहाँ तो बात बनती भी नहीं है, राइट। यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम फ्रॉम एनी बुक, अगर आप ऐसे सवालों को अच्छे से समझ जाओ तो, ठीक है। क्लियर बेटा, क्लियर, एकदम क्लियर 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 क्लियर। एक सवाल और है जिसको प्रूव करवा देते हैं, चलो इसके बाद अपन लोग थाम देंगे लेक्चर को, ठीक है। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड ओवर अ ट्राइंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल बेस एंड ग्रेजिंग द वर्टेक्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस। कहानी समझ में आई कुछ? भारी है भाई, भारी है सवाल, ये भी भारी है। क्या कह रहा है सवाल, ध्यान से सुनना जरा। एक ना पार्टिकल इसको प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, एक ट्राइंगल के ऊपर से, और ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है कि मान लो देखो जैसे कि पार्टिकल ऐसे गया है, सुन लेना ध्यान से। लेट्स से कि पार्टिकल कुछ ऐसे गया है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया हमने उसको, ठीक है, तो पार्टिकल कहीं कुछ ऐसे गया है, अज्यूम कर लो, ठीक है। तो ये पार्टिकल अगर ऐसे गया है ना, तो भाई साहब ये मान लो आप कि एक ट्राइंगल बना हुआ है ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये बेस है ट्राइंगल का, ठीक है। इसमें बोला गया है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, ओवर अ ट्राइंगल फ्रॉम वन एंड, एक एंड से अपन ने फेंका, किसको फेंका भैया, मान लो कुछ स्पीड से फेंका एक पर्टिकुलर पार्टिकल को। अब ये क्या करता है कि ये ग्रेज करता है, ग्रेज करता है मतलब जस्ट टच करते हुए जाता है, किसको टच करते हुए जाता है, वर्टेक्स को, और दूसरे एंड पे जाके गिरता है, ठीक है। एक एंड से फेंका, इसको टच करते हुए दूसरे एंड पे आके गिर गया। अब बोला गया कि अल्फा और बीटा जो है एंगल बेस के हैं, मतलब ये एंगल जो है बेस का, दिस इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा। मुझे बोला गया है कि थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये जो एंगल है यू का, ये जो यू का एंगल बन रहा है ना, ये है ना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये है बेटा थीटा, पूरा एंगल है ये थीटा, ठीक है, ये पूरा एंगल। तो मेरे को प्रूव करना है tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा।
क्या प्रूव करना है भाई मेरे को? प्रूव करना है tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को हम यूज कर सकते हैं कैसे? देखो यार ऐसे यूज कर सकते हैं, मान लीजिए कि मैंने कहा कि जो वर्टेक्स है ना ये वाला, इसको छू के जा रहा है अपना पार्टिकल, तो वर्टेक्स जो है वो अपना पार्टिकल का जो पाथ है जिसे हम प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं उस पे लाई कर रहा है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए ना। हाँ, मैंने मान लिया कि यहां से जो दूरी है वर्टेक्स के वर्टिकल पॉइंट की वो x है और ये दूरी मैं मान लेता हूं y है। अब यहां से यहां तक की दूरी तो रेंज के बराबर है, यानी कि ये वाली दूरी r माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी दूरी रेंज है, अगर ये x है तो r माइनस एक्स होगी, सिंपल सी बात है, दिस इज y। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हमें पता है कि tan अल्फा जो है वो होगा y अपॉन एक्स, होगा y अपॉन एक्स tan अल्फा, और tan बीटा जो है tan बीटा हो जाएगा बेटा y अपॉन आर माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है। अब रेंज की फॉर्म में अगर मुझे थीटा और tan का एक पर्टिकुलर tan थीटा का अगर मुझे यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के tan की वैल्यू चाहिए रेंज की टर्म्स में, तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करूंगा। आई नो दैट इज x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, सॉल्व करो इसको, y बाई एक्स बराबर आ गया tan थीटा, इसको सॉल्व करो तो r माइनस एक्स अपॉन आर आ गया, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई यहां से कितनी आ गई? दिस इंप्लाइज tan थीटा विल बी इक्वल्स टू y इंटू आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स, ये tan थीटा की वैल्यू है। ठीक है, दिस इज आर tan थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं tan अल्फा प्लस बीटा भी यही है क्या? tan अल्फा प्लस tan बीटा करते हैं, प्रूव ही तो करना है। कई बार पेपर में प्रूव करने का नहीं आएगा, पेपर में जेई के में प्रूव करने का नहीं आएगा, प्रूव में आएगा tan थीटा इज इक्वल टू, चार ऑप्शन होंगे, tan थीटा प्लस tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा माइनस tan बीटा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, और tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan बीटा स्क्वायर, ऐसे टाइप से आएगा। ठीक है, तो tan अल्फा की वैल्यू लिखी y बाई एक्स प्लस वाई अपॉन आर माइनस एक्स, एक्स इंटू आर माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये आ गया बेटा y आर माइनस एक्स प्लस वाई एक्स, यही आएगा ना, tan अल्फा y अपॉन एक्स वाई आर माइनस एक्स। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है अपनी, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, आर माइनस एक्स आर अपॉन आर माइनस, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको तो वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस वाई एक्स से प्लस वाई एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये tan थीटा है और ये tan अल्फा प्लस बीटा, दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे सवाल भी अपन को बहुत सारे करने हैं, अभी तो हमने बस स्टार्टिंग की है, पहला लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है अपना, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अगर आप सही में एक सीरियस एस्पिरेंट है और अच्छे से मन लगा के तैयारी करना चाहते हैं। तो सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए जितने भी करवाएं, और सारे सवाल जो मैं करवाने वाला हूं वो सारे सवाल आपकी उंगलियों पे होने चाहिए। अब कुछ ट्रिक्स की बातें करेंगे हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में, लेकिन वो लेक्चर नेक्स्ट में ही हो पाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की कहानी जो है बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और DPPs की मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, उसके अलावा ये जो स्लाइड है वो भी आपको मिल जाएगी। और जेई पढ़ ले जेई का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्लीज़ जरूर ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अपनी क्लास से रिगार्डिंग लेक्चर के अलावा जो भी चीज़ें, नोट्स, DPP, अपनी PDFs और स्लाइड्स, ये सारी चीज़ वहाँ पे मिलती हैं, राइट? तो प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। और उसके अलावा अगर आप नए हो और आपको अच्छा लगा ये सब जो भी हमने पढ़ाया, आपको मज़ा आया इसको सीखने में और कॉन्फिडेंस फील हुआ, तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।